साथियों एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। आज का हम लोगों का टॉपिक है अलंकार। बहुत दिनों से आप लोगों की हिंदी क्लासेस नहीं हो पा रही, उसके पीछे का रीजन दोस्तों यही है कि आप लोग मैथ्स की क्लास में देख रहे होंगे कि आवाज़ पूरी कैसी है, नाक में बह रहा हूँ मैं, सर्दी हो रही है, पसीना आ रहा है और मैं इधर से अपना लेक्चर पढ़ाया जा रहा हूँ। तो दो लेक्चर में एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैथ्स के लेक्चर थोड़े छोटे हैं और इधर हम लोग हिंदी की क्लासेस अपन एकदम ऐसे लो लेवल पर तो पढ़ नहीं सकते कि बिल्कुल 15 मिनट में खत्म कर दे, 10 मिनट में। वहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के पैटर्न बता सकते हैं। आज आप लोगों को अलंकार पढ़ने में मजा आएगा और इतना मजा आएगा कि मजा ही मजा आ जाएगा। एमपीपीएससी में काम आने वाला है, झील प्रहरी में काम में आने वाला है, एमपीएसआई में। एमपीपीएससी का जो न्यू सिलेबस है उसमें अलंकार वाला टॉपिक भी आप लोगों को दे रखा है। तो जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो इस पर फोन आ चुका है, तो मेरी बात आप लोग सुन लीजिए। पहले कहानी चालू होने से पहले ही कहानी खत्म हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है। तो हम लोग पहले बात करें किसकी, अलंकार की। यदि हम लोग बात करें तो अलंकार आज हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहली बात तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि अलंकार क्या चीज़ है और अलंकार की कहाँ से उत्पत्ति हुई है, इसका क्या मीनिंग है। उसके बाद में हम लोगों को अलंकार को डिटेल करना है। तो सबसे पहली बात आप लोग समझो कि अलंकार शब्द जो है संस्कृत की अलम धातु से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत की अलम धातु में यदि कार जोड़ दें तो अलंकार बनेगा। तो संस्कृत की अलम धातु से बना है। पहला काम आप लोगों को समझ में आया कि संस्कृत की अलम धातु से उत्पत्ति हुई है, इसकी कहां से उत्पत्ति है। दूसरा बात याद आपको क्या रखना है कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। तो यदि हम लोग शाब्दिक अर्थ की बात करें कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यदि अलंकार के शाब्दिक अर्थ की बात करें, बार बार फोन आ रहा है देखो, ये भी बड़ी परेशानी है, दिमाग का दही हो जाता है। शाब्दिक अर्थ होता है इसका आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, आभूषण या गहना हो गया। यदि हम लोग बात करें कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण या गहना है, तो इतना क्लियर हुआ आपको। आभूषण या गहना बोला मतलब ये हो गया क्या, काव्य के लिए हम रस की बात करते हैं, छंद की बात करते हैं और अलंकार की बात करते हैं। आपको काव्य पढ़ने में मजा आता है, रस आता है, आनंद आता है। जब आप छंद पढ़ते हो तो बहुत आनंद आता है आप लोगों को। तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी है कि काव्य का गहना किसको कहा जाता है, तो अलंकार को कहा जाता है काव्य का गहना। क्योंकि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण या गहना। तो अलंकार को हम लोग क्या कहते हैं, काव्य का गहना कहते हैं। इतना क्लियर हुआ फंडा। जिस तरीके से स्त्री आभूषण धारण करती है या आभूषण धारण करने से स्त्री में सुंदरता ज्यादा बढ़ जाती है, उसी तरीके से काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से क्या होता है, काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है जब हम उसको पढ़ते हैं। तो यदि हम लोग इसकी डेफिनेशन देखने की कोशिश करें, अलंकार की डेफिनेशन देखने की कोशिश करें, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। मतलब अलंकार का काम क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाना। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि अलंकार क्या चीज है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार। 3 मार्क्स की डेफिनेशन कंप्लीट। यहां से यदि आप लोगों को एसआई में एक क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्वों को क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। अब दो लोगों के नाम आप लोगों को याद रखना है। पहला तो बनता है भामह और दूसरे सरकार है हमारे क्या, दंडी, है ना। ये बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, दंडी और भामा साहब। यदि हम लोग बात करें कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य भामा। देखो पहली चीज तो ये है कि जिसने अलंकार दिया, यदि हम लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा तो हमारा कुछ भी पढ़ा हुआ काम का नहीं है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे आचार्य भामा। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि संस्कृत में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो आचार्य दंडी थे। ये हम लोगों को दो चीजें याद रखनी है कि भैया संस्कृत में आचार्य कौन थे, किसके प्रवर्तक, अलंकार के, तो दंडी साहब है। और यदि हिंदी की बात करें या केवल ऐसा पूछे सिर्फ आपसे कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो आचार्य भामा साहब थे। दो लोगों का काम आप लोगों को क्लियर हुआ। आगे देखें तो ये भामा साहब ने क्या कहा है, आचार्य भामा जी ने ये कहा है और आचार्य दंडी जी ने ये कहा है। ये डेफिनेशंस आप लोगों को याद रखनी है। देखो एमपीपीएससी वाले ऐसे डेफिनेशन लिख देते तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आप मत करना ऐसा, नहीं तो हो नहीं पाएगा आप लोगों से। वक्राभिधेय शब्दो रिक्तृष्ट वाचनाबलम कृति हम, वक्राभिधेय, देखो ध्यान से, वक्राभिधेय शब्दों रिक्तिरिष्ट वाचनाम क्लंती है। ये कहा है किसने, भामा जी ने कहा है, आचार्य भामा साहब ने कहा है। तो पहली डेफिनेशन तो आपको ये याद रखनी है। इन्होंने क्या है, अर्थात क्या हो गया कि शब्द और अर्थ से जो विचित्रता उत्पन्न होती है, शब्द और अर्थ से जो विचित्रता उत्पन्न होती है उसी को क्या कहा इन्होंने, अलंकार कहा। शब्द और अर्थ से जो विचित्रता उत्पन्न होती है उसको ही इन्होंने क्या कहा, अलंकार कहा। आगे यदि हम लोग बात करें दंडी साहब की, आचार्य दंडी जिन्होंने दश कुमार चरित्र की पुस्तक लिखी है। दश कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो आचार्य दंडी। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकरण प्रक्षक्ते, वापस देखो एक बार,
काव्य शोभा कराण धर्मान अलंकराण प्रक्षक्ते, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं काव्य शोभा कराण धर्मान अलंकराण प्रक्षक्ते। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो दंडी साहब के द्वारा दिया गया है। इसको हटा देते हैं, आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप थोड़ा सा बैक करके। तो ये हम लोगों को याद रखना है। इन्होंने कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा है? अलंकार कहा। उसका मीनिंग यदि हिंदी में देखें तो इतना फंडा क्लियर हुआ। अभी तो ये सारी चीजें रटने वाली थी। फिर एक आचार्य केशवदास साहब है। आचार्य केशवदास की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, आचार्य केशवदास की यदि हम लोग बात कर लें, अगर आप लोग आचार्य केशवदास को जानते हो, जो कि ओरछा में रहते हैं और आजकल ये निवाड़ी में आने लग गया है। ओरछा है ना, ओरछा है, पृथ्वीपुर है, ये सब चीजें निवाड़ी के अंतर्गत आती है। तो केशवदास जी जो है आचार्य किसके? अलंकार के आचार्य माने जाते हैं। आचार्य केशवदास जो है अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं उनको कहा जाता है छंदों का अजियाब घर या म्यूजियम कहा जाता है इनकी रचनाओं को। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था, क्योंकि ये इतना कठिन लिखते थे कि किसी को समझ में ही नहीं आता, इनके अलावा किसी को समझ में ही नहीं आ जाता था, इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था। हालांकि ये मध्य प्रदेश में हम लोग इनको पढ़ेंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के ही हैं इसलिए। अब आगे यदि हम लोग बात करें कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलंकार एमपीपीएससी वालों के लिए तो बहुत ईजी काम है कि भैया अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। या हम लोग डायरेक्ट एमपीएसआई वगैरह की बात करें तो कितना अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार लगा दो। आपसे ऐसा पूछे कि अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तो 2 प्रकार के। तो भैया देखो जरा क्या क्या चीज है। तो पहला तो आपका हो गया क्या? शब्दालंकार, और दूसरा आपका क्या हो गया? अर्थालंकार। यदि हम लोग बात करें कि भाई अलंकार कितने प्रकार के हैं तो 2 प्रकार के। और तीसरा टाइप कौन सा हो जाएगा हमारा? उभयालंकार। यदि आप वो ग्रंथ उठाओगे, आपके पास जो भी ग्रंथ है आपके पास, मुझे पता है कि कौन सा ग्रंथ है, दुनिया में जो फेमस चीजें होती है वो सबके पास होती है, लेकिन सिलेक्शन वालों के पास कुछ अलग होता है। तो फेमस चीज आपको पता होगा कि आपके पास में वो गुलाबी कलर का ग्रंथ होगा, उसमें यहां पर लिखा होगा आप लोगों के पास में कि आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। इसी को उसने क्या कर दिया है? पाश्चात्य अलंकार भी बोल दिया है या आधुनिक अलंकार भी बोल दिया, जैसे मानवीकरण अलंकार आप पढ़ने वाले हो। आगे जाके हम इन सब चीजों को डिटेल करने वाले हैं। पहले तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अलंकार 3 प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आई थिंक सबको क्लियर, फंडा क्लियर हुआ। उभयालंकार तीसरा टाइप हो गया। अब यदि हम लोग शब्दालंकार की डेफिनेशन देखें या अर्थालंकार की डेफिनेशन देखें या आपके आधुनिक अलंकार की डेफिनेशन देखें या उभयालंकार की डेफिनेशंस देखें, परिभाषाएं देखें, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो यदि हम लोग शब्दालंकार की परिभाषा बढ़े तो शब्दों के कारण यदि काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्द के कारण काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है हम उसको क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। तो काव्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है हम उसको क्या कह रहे हैं? शब्दालंकार कह रहे हैं। आगे यदि हम लोग बात करें अर्थालंकार की, तो अर्थ के कारण यदि काव्य में या कविता की पंक्ति में जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। मतलब मीनिंग के कारण जो चीज हो रही है उसका मतलब यदि हम ढूंढे और निकालें और उसके कारण यदि आप लोगों को चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो मजा आएगा। ये हम लोगों को याद रखना है ना। बैठे थे इस इंतजार में कि उसकी कोई खबर आए, मगर फिर से वही पुराने घाव उभर आए। अरे रिंदो रिंदो रिंदो। शब्दालंकार मतलब शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न, अर्थालंकार मतलब अर्थ के कारण अलंकार उत्पन्न, और शब्द और अर्थ दोनों के कारण होगा तो क्या हो जाएगा? उभयालंकार हो जाएगा, मतलब कॉमन हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? शायरी छोड़ो, शायरी का दिमाग मेरे कहां से दिमाग में आ गया यार, गलत बात बोल दी। ठीक है, तो शब्दालंकार अर्थालंकार आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, उभयालंकार आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे यदि हम लोग बढ़े तो हम लोगों को एक एक करके चीजों को डील करना है। पहले हम लोग शब्दालंकार की बात करेंगे और फिर हम लोग अर्थालंकार की बात करेंगे, तो मजा आएगा आप लोगों को। अलंकार आप लोगों ने पहले हो सकता है इस तरीके से नहीं पढ़ा हो, और हो सकता हो पढ़ा भी हो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे विद्वान हैं, है ना। एक अकेले ही हम थोड़ी ना है पढ़ाने वाले, दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं पढ़ाने वाले। और मजे की बात यह है कि भैया मजा ही मजा है बस अलंकार पढ़ने का। तो पहले हम लोग शब्दालंकार की बात करें तो इसमें पहला अनुप्रास अलंकार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है जो कि आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी कंडीशन में। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चौथा अलंकार हो जाएगा आपका क्या? विप्सा अलंकार। पांचवा अलंकार क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति भास अलंकार। पांचवा अलंकार आपका क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति भास अलंकार। अब आप लोग चाहो तो इसकी ट्रिक बना लेना कि शब्दालंकार ये होते हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा आपको। अगला छठा अलंकार देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। इन सबको हमको डील करना है। यमक, श्लेष, अनुप्रास, विप्सा, पुनरुक्ति भास और वक्रोक्ति अलंकार, इन सब चीजों को हमको डिटेल में क्लियर करते हुए चलना है। यमक हो गया, श्लेष हो गया, विप्सा हो गया, पुनरुक्ति भास हो गया, वक्रोक्ति हो गया, और कुछ है क्या? पुनरुक्ति अलंकार भी है एक प्रकार से। पुनरुक्ति और पुनरुक्ति भास अलग अलग अलंकार है, तो हम लोगों को इसको देखना है। इस प्रकार से 7 अलंकार हो जाएंगे। तो ये शब्दालंकार हमको पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें ये यमक, श्लेष
और उसके बाद में विप्सा अलंकार है। ये चार, सॉरी वक्रोक्ति, ये चार अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार अलंकार में से बाकी के जो तीन अलंकार है वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसका एक एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अलंकार हम लोगों को पढ़ना, आप चाहो तो ट्रिक बना लेना, अगर नहीं हो तो मुझसे बोल देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिक बना दूंगा, कमेंट करके बोलोगे तो, है ना। क्योंकि मैं देखो कमेंट करने का बोलता हूं तो बच्चे मुझसे नोट्स मांगते हैं, और कमेंट करने का बोलो तो बता ही नहीं पाते कि मैंने कमेंट करने के लिए क्या बोला था। तो नोट्स लेके क्या करोगे, मांगो ही ना मत ना, नोट्स मांगने से क्या होगा, वीडियो देखने से सब कुछ होगा। नोट्स तो ऐसे ही बहुत सारे किताबों में रखे हो, कहीं से भी उठा लो, पीडीएफ डालो कि अलंकार की पीडीएफ, अरे इतने नोट्स मिलेंगे, हजारों नोट्स मिलेंगे। पर समझने की चीजें हैं, समझते नहीं है बच्चों का, क्या बस नोट्स मांगा करते हैं। अरे पहले वीडियो तो देखो, तभी तो समझ में आएगा। अर्थालंकार की बात कर लें अपन। अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार कौन सा होगा, उपमा अलंकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है। उपमा अलंकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अलंकार है। फिर हम लोग बात करें किसकी, अतिशोक्ति अलंकार की, है ना। अतिशोक्ति अलंकार भी इसी में आ जाएगा, दूसरा अलंकार। फिर तीसरी अलंकार की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो जो इंपॉर्टेंट अलंकार है वो भी हम लोगों को देखना है। देखो एक तो है व्याज स्तुति, है ना, ये तो वैसे 50 है, अर्थालंकार तो अथा है, 50 है, सब याद नहीं करना। ब्याज स्तुति के बाद में क्या हो जाएगा, ब्याज निंदा भी बोलते हैं इसको। ब्याज स्तुति के अलावा ब्याज निंदा भी आता है, अलग अलग टाइप के आते हैं। तो उपमा अलंकार हो गया, अतिशोक्ति अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हम लोगों को पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है, उपमा, अतिशोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके अलावा अन्योक्ति अलंकार भी हम लोगों को पढ़ना है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारी चीजें डिटेल करना है। अन्योक्ति अलंकार की बात करें तो चौथा अलंकार, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पीएससी वालों जरा ध्यान रखना, सिलेबस उठा के देखना, अनुप्रास दे रखा है तो अनुप्रास ही पढ़ो, यमक दे रखा है तो यमक ही पढ़ो। ये शब्दालंकार अर्थालंकार तो पढ़ना ही पड़ेगा। उपमा अगर दे रखा तो उपमा ही पढ़ो, अतिशोक्ति दे रखा तो जबरदस्ती दूसरे सब मत पढ़ना, है ना। जितना दे रखा उतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा मत देखना वीडियो। तुम तो देखोगे भी नहीं, वैसे भी तुम लोगों को तो क्या है, तुम लोगों को तो कचौरी बनाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। कोई केक बना रहा है, कोई केक डाल रहा है, कोई ही है कर करके वीडियो डाल रहा है। अरे भाई फुर्सत में हो, पढ़ लो, अच्छा रहेगा, मजा आएगा, लाइफ सुधर जाएगी, बन जाएगी, है ना। एक दो बच्चों हो सेल्फी, केक, आई एम ईटिंग केक, अरे यार भाई ठीक है यार, तू ईटिंग केक कर रहा है, खा रहा है, खा ले भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, समस्या क्या है, वीडियो भी देखते रहा कर यार भाई। मेरा वही है, स्टूडेंट ही है, देखो क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद में विरोधाभास अलंकार है ना, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। विशेषोक्ति अलंकार की यदि हम लोग बात करें तो इतने प्रकार के अलंकार होते हैं, और 52 प्रकार के अलंकार है। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, प्रतीप अलंकार एक और ध्यान रख लो, प्रतीप, ये सब चीजें हम लोगों को पढ़नी है। मैं आप लोगों को अर्थालंकार में 8 एक अलंकार पढ़ाऊंगा, 8 या ज्यादा से ज्यादा 10 भी हो सकता है, जो कि देखो एमपीएसआई वालों के लिए मैं मेनली यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ, कि एमपीएसआई और जेल प्रहरी के लिए टारगेट कर रहा हूँ। देखो फैला दो इस वीडियो को, मजा ही मजा है आप लोगों को। अब अपन बात करें किस पे, शब्दालंकार की। आप लोगों ने देखा होगा कि अपन सुपर फास्ट शताब्दी एक्सप्रेस है, अपना काम ही ऐसा, देखो शताब्दी एक्सप्रेस से चलते हैं फिर भी समझ में आता है। एक बार 2-3 वीडियो देखो तो सही, तो ये तो क्लियर होगी पिक्चर। शब्दालंकार आज हम लोगों को पढ़ना है, शब्दालंकार क्लियर करें, एक बार देख लेते तो बंद तो नहीं हुआ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं इधर चलाए जा रहा हूँ, उधर काम चले ही जा रहा है, ठीक है ना। तो शब्दालंकार हम लोगों को आज क्लियर करना है। सबसे पहले हम लोग बात करें, जो शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम शब्दालंकार बोलते हैं। और अनुप्रास अलंकार इसमें पहला अलंकार पढ़ना, बहुत बड़ा अलंकार है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को ही खत्म करेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, काव्य में यदि जिन व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति बार बार हो रही है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा वर्ण, व्यंजन वर्ण। देखो हो सकता है स्वर भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन व्यंजन वर्ण अधिकतर आते हैं। तो व्यंजन वर्णों की बार बार जब आवृत्ति होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जिस रचना में, सॉरी दाल बाटी खाइए, मजा आ गया, लेकिन आनंद आ गया, देखो ठीक है कोई बात नहीं, वापस देखते हैं, एक बार देखते हैं क्या बोलते हैं। जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। एक बात का ध्यान रखना, लाइफ को एंजॉय करके जियो तो ही मजा है। हालांकि टेंशन में भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है, टेंशन हो जाते कभी, माथा पर तो दुखने लग जाता, देखो पसीने पसीने आ गया, लेकिन फिर भी लाइफ को बहुत एंजॉय के साथ जियो तो मजा आएगा। उसको कॉम्प्लिकेट कर लो, उसमें अपन क्या बोलो फॉर्मेलिटी वगैरह करो, तुम सर मैं स्टूडेंट, अरे क्या फॉर्मेलिटी, लाइफ में फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, है ना। देखो तो जिस रचना में व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, मतलब बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, फ्रीक्वेंसी आ गई। देखो भैया साइंस को अगर इस्तेमाल करें तो हाँ, व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो देखो जरा, विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी ने वीणा ली, ठीक है, विमल वाणी ने वीणा ली। तो यहाँ पर वह आया, यहाँ पर वह आया, यहाँ पर वह आया, तो जगह जगह पर क्या आ रहा है, वह आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे एक और बात करें, एक और बात कर लो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ये लिखा मैंने क्या, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में।
जल थल में। थोड़ा सा स्पीड से लिख रहा हूं मैं, कारण इसके पीछे का ये है कि आप लोगों का टाइम बचे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तो यहां पर बोलने पे क्या आ रहा है, च च च, बार बार च च बोलने पर आ रहा, तो इसी कारण मजा आ रहा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, है ना। फिर एक और देखो एग्जाम्पल, तरनी तनुजा तट तमाल बहुअर छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो तरनी तनुजा तट तमाल त त त त बोलने में आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए अनुप्रास अलंकार हो गया, मतलब त त त की आवृत्ति बार बार हो रही है। अभी देखो इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं एमपीएसआई और जेल प्रहरी के लिए, तो मजा आएगा। और एमपीएसआई वालों डायरेक्ट आपसे पूछे, सॉरी एमपीपीएससी वालों आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है ना, एक ही प्रकार के व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही, तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जो कि 5 प्रकार का होता है। जिसमें पहला प्रकार यदि हम लोग देखें तो छेकानुप्रास, दूसरा अनुप्रास देखें तो लाटा अनुप्रास, तीसरा अगर हम लोग देखें तो वृत्त्यानुप्रास, चौथा हम लोग देखें तो श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, है ना। पहला हो गया छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, और अंत्यानुप्रास आ जाएगा एक, अंत्यानुप्रास, है ना, एक अंत्यानुप्रास हो गया। अब बार बार अनुप्रास अनुप्रास मैंने नहीं लगाया है, यहाँ पर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बात करें कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का, तो 5 टाइप्स का होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एमपीपीएससी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, 5 टाइप लिखा, 3 नंबर पक्के, काम खत्म। और इधर से आप लोगों से पूछेगा कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, कि भैया ये सारे छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास, ये सब क्या है, हमारे अलंकार है। देखो हिंदी पढ़ने का आनंद तभी है जब आपको हिंदी पढ़ना हो, और इसको इतने चाव से पढ़ो कि मजा आ जाए। हिंदी पढ़ने का मजा ही अलग है, और हिंदी तो है ही अलग। अब हम लोग एक एक करके इनको डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लें, छेकानुप्रास की बात कर लें। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत कॉम्प्लिकेट चीज हो जाएगी वरना। छेकानुप्रास की बात करें तो छेकानुप्रास में हम लोग सबसे पहले बात करें तो 2 वर्ड आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है, जहां पर स्वरूप की बात कर ले और जहां पर क्रम की बात कर ले। जैसे स्वरूप और क्रम के कारण कोई वर्ड है ना आ रहा है, क्या आ रहा है, किसी वर्ड की, किसी शब्द की आवृत्ति क्या हो रही है, एक बार हो रही है। जहां पर स्वरूप और क्रम से किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम स्वरूप की बात करें, जैसे राम राम मैंने बोला, है ना, जैसे बोला मैंने राम राम, इस तरीके से शब्द की क्रमानुसार क्या हो रही है, वापसी हो रही है, आवृत्ति हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूं छेकानुप्रास का। छेकानुप्रास का एग्जाम्पल देखना, अरे गलत लिखा गया, रीझी रीझी, ये जैसे रीझी रीझी बोलने में आया हमारा, क्या है, रीझी रीझी रहसी रहसी, रीझी रीझी रहसी रहसी, हंसी हंसी, है ना, रीझी रीझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड से लिख रहा हूं, और मेरे को लिखने में थोड़ा सा क्या है, आप लोगों को पता है कि आलस नहीं आता है, लेकिन फिर भी आलस कर रहा हूं आज थोड़ा सा। रीझी रीझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, तो ये रीझी रीझी आ रहा है, रहसी रहसी आ रहा है, हंसी हंसी आ रहा है, और उठे आ रहा है। तो ये रीझी रीझी रिपीट हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम ही चीजें हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे राम राम बोला तो राम राम ही होगा, आगे बताऊंगा कैसे। तो ये क्या हो गया, छेकानुप्रास हो गया। ये क्या हो गया, रीझी रीझी आ गया, रहसी रहसी आ गया, हंसी हंसी आ गया। जरूरी नहीं है कि ये भी आता ये भी आता, ये अकेला आ गया तो अपना काम बन गया, मतलब ये छेकानुप्रास हो गया। स्वरूप और क्रम से क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, ये हम लोगों को ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक और देखें, क्या देखें, एक चीज और देखें हम लोग। यदि सांसें भरी आंसू भरी, सांसें भरी आंसू भरी, है ना यार, देखो यार, जब आंसू की बात आती है ना तो बहुत आनंद ही आनंद आ जाता है यार। सांसें भरी आंसू भरी, कहत दय दय, कहत दय दय। जैसे मेरा भी बच्चा है छोटा सा, दे दे ऐसे चिल्लाता, वो भी दे 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 दे, अरे बोलना स्टार्ट हो रहा, धीरे धीरे चल भी रहा है, तो उसका आनंद अलग ही है। तो छेकानुप्रास की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दय दय बोलने पर 2 बार आ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, छेकानुप्रास हो गया, क्योंकि इस तरीके के स्वरूप और क्रम के साथ में वापसी हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, एक बार उसकी आवृत्ति हो रही है। बोलो बात समझ में आई क्या, फंडा क्लियर हुआ, आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो। जैसे बंदव पद गुरु, है ना, अरे सॉरी दोस्तों, बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, है ना। यदि मैं बात करूं आपसे, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवस सरस अनुरागा, इसको छोड़ो, सुरुचि सरस अनुरागा को छोड़ते हैं, अभी इसको अपने को काम नहीं है।
बंदव गुरु पद पदुम पराग आया। तो जैसे यहाँ पर पद आया और यहाँ पर क्या हो रहा है, पदुम हो रहा है। जैसे मैंने लिखा पद और यहाँ पर क्या लिखा, पदुम, तो इसका मतलब ये नहीं है, देखो यहाँ पर पद आ रहा तो इस टाइप से यहाँ पर पद भी आ रहा है, यदि ऊ की मात्रा हटा दे तो ये भी मेरे लिए किस में काउंट होगा, छेका अनुप्रास में काउंट होगा। वैसे तो ये अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास अलंकार में भी कौन सा अनुप्रास अलंकार है, छेका अनुप्रास अलंकार है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। 3 एग्जाम्पल दिए, 3 एग्जाम्पल में आप लोगों की बकरी वापस से आ गई होगी, है ना, चरने के लिए। ये भी हम लोगों को याद रखना है। वृत्त्यानुप्रास की बात करें तो यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखो इसको, वृत्त्यानुप्रास को, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। वृत्त्यानुप्रास की बात करें, वृत्त्यानुप्रास बोलने में कैसा आ रहा है, वृत्त की तरह आ रहा है, वृत्त बना रहा है वृत्त्यानुप्रास। तो जहां पर एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, जहां पर एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो। जैसे मैंने बोला था शुरू में कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए, विमल वाणी ने वीणा ली। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ही व्यंजन वर्ण की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। चारू चंद्र की चंचल किरणें में च च च च आ रहा है, तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहु छाए में क्या आ रहा है, त त आ रहा है, विमल वाणी ने वीणा ली में क्या आ रहा है, व आ रहा है। तो ये क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास। तो ऐसे याद रखना, वृत्त की तरह गोल घूम जाता है, मतलब बार बार च च च च व आ रहा है। ये क्लियर हुआ फंडा, आई थिंक मुझे लगता है क्लियर हो गया। अभी मटकी यहाँ पर नाच लग जाता अगर मटकी होता तो। राई कहाँ का लोक नृत्य है, तो बुंदेलखंड का है। तो राई कैसी दिखती है, बूंदी की तरह दिखती है, याद रख लो। एक और देख लो, शेष महेश सुरेश गणेश, शेष महेश सुरेश गणेश, तो स बोलने पर आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास हो गया। बोलो क्लियर हुआ फंडा, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग आनंद के साथ पढ़ोगे ना तो ऐसा मजा आएगा, मजा ही मजा आ जाएगा। बाकी पढ़ते रहिए बच्चे। अगली बात कर ले हम लोग किसकी, लाटानुप्रास की बात कर लें। तो यहां पर मैंने बात करी किसकी, लाटानुप्रास की। ये लो भाई, मैंने लाटानुप्रास की बात कर ली। तो लाटानुप्रास में सबसे पहले इस्तेमाल हो रहा है क्या, लाटा। तो ऐसे याद रखना कि कविता में या किसी रचना में यदि कोई पंक्ति वापस से लौट के आ जाती है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाटानुप्रास। तो आप तो ऐसे ही याद रख लो कि लौट के आ जाती है, तो ट्रिक भी याद रह जाएगी और अलंकार भी याद रह जाएगा। रचना या कविता की पंक्ति में जब पंक्ति वापस से क्या होती है, उसकी आवृत्ति हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाटानुप्रास। ऐसे याद रखो इसको, है ना। कैसे याद रखोगे, पूत कपूत तो का धन संचय, या क्यों धन संचय भी बोलते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ऐसा कर लो, क्यों धन संचय, है ना। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पॉजिटिव बात पहले लिखनी थी लेकिन मैंने बाद में लिख दी। अरे भाई, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, मतलब यही लाइन रिपीट हो गई, बस यहाँ पर कपूत और यहाँ पर सपूत है। ये वाली लाइन ऊपर आनी चाहिए थी जो कि मैंने नीचे लिख दी है। लेकिन बात को ध्यान से समझेंगे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे भैया, अगर आपका बेटा अच्छा है ना तो आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही कमा लेगा। और अगर आपका बेटा खराब है, कपूत है, काम नहीं करेगा, धंधा नहीं करेगा, तो आपका जो पैसा कमाया धमाया वो सब कुछ भी क्या कर देगा, उड़ा देगा। तो आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, लौट के आ रहा है वापस से, ऐसे याद रख लो। लाटानुप्रास में पंक्ति की वापस क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल से समझे जरा, एक और एग्जाम्पल समझो जरा। देखो, तेग बहादुर हाँ वही थे तेग बहादुर गुरु पदवी के, तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। ये पहली लाइन है, तेग बहादुर हाँ वही थे तेग बहादुर गुरु पदवी के पात्र समर्थ। दूसरी लाइन सुनना, तेग बहादुर हाँ वे ही थे तेग बहादुर गुरु पदवी जिनके अर्थ, मतलब गुरु पदवी के अनुसार उनका अर्थ था। तो वापस लाइन रिपीट हो रही है, मतलब लाटानुप्रास लौट के आ रही है। सीधा सीधा हम लोगों को फंडा क्लियर हो गया। आगे बात करें अंत्यानुप्रास की बात करें, तो अंत्यानुप्रास में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अंत की बात कर रहे हैं हम लोग। अंत्यानुप्रास, ओहो अंत्या, ओम भोलेनाथ रक्षा करना मेरे देश की, पाप करो गंगा नहाओ। अंत्यानुप्रास की बात करें, ये हमारे सर का डायलॉग था 8th क्लास में, जोशी सर थे। अंत्यानुप्रास की बात करें तो थोड़ा बहुत असर आ जाता है, हालांकि क्या करो सर का। अंत्यानुप्रास मतलब अंत बोलने पर आ रहा है, तो अंत में यदि तुक मिलते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंत्यानुप्रास बोलते हैं। अंत में यदि किसी रचना में तुक मिल रहा है तो उसको बोल रहे हैं अंत्यानुप्रास। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। लगा दी आकर किसने आग, कहाँ था तू संशय के नाग। एक और एग्जाम्पल के तौर पे समझो जरा, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग चीजों को क्लियर करने की कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल और देखना जरा। मैं बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। जमी से आसमां पर ले आए हमारे ख्वाब हमें कहाँ ले आए, जमी से आसमां पर ले आए हमारे ख्वाब हमें किधर ले आए। तो ये जो आए आ रहा है, इसमें लास्ट में तुक मिल रहा है कि जमी से आसमां पर ले आए हमारे ख्वाब हमें किधर ले आए, तुम्हारे घर की ओर से गुजर रहे थे तो सोचा कि तुम्हारी खबर ले आए। तुम्हारे घर की ओर से गुजर रहे थे तो सोचा कि तुम्हारी खबर ले आए,
तुम तो आते भी नहीं अब बुलाने पर भी, तुम तो आते भी नहीं अब बुलाने पर भी, काश के तकदीर ही हमें इंदौर ले आए। आजकल तो वैसे कोरोना चल रहा है, अब क्या इंदौर जाएगा व्यक्ति। काश के तकदीर ही हमें इंदौर ले आए, बलात्कार हिंसा चोरी और वही बेरोजगारी, बलात्कार हिंसा चोरी और वही बेरोजगारी, क्या फिर वही पुराना अखबार ले आए। तो ये देखो दोस्तों, ये शेर है, अपनी गजल लिखी हुई है। हालांकि तुम लोगों को तो कुछ पसंद ही नहीं आता अपना लिखा हुआ, क्या करो, कमेंट करके बताते ही नहीं हो कि सर कैसा लिखा है। अगली बात करें श्रुत्या अलंकार की, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार की। देखो ये मानसिक संतुलन गड़बड़ा दिया है कोरोना ने बहुत सारे लोगों का, उसमें मेरा भी गड़बड़ा हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आनंद के साथ पढ़ते रहो आप लोग। तो श्रुत्या अनुप्रास की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसने वर्णमाला पढ़ा होगा पहला लेक्चर उसको ही समझ में आएगा, बाकी किसी को नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं नहीं आएगा समझ में बहुत सारे लोगों को जिसने नहीं पढ़ा उसमें। तो देखो इसकी, जब एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति होती हो, बार बार देखना समझना, जब एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति, जब एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति, ये बात समझने लायक है कि जब एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, श्रुत्या अनुप्रास कहते हैं। अब मैंने आप लोगों को क वर्ग बताया, च वर्ग बताया, ट वर्ग बताया, त वर्ग बताया और प वर्ग बताया। क के बाद ख, ख के बाद ग के बाद घ, घ के बाद इंग, अंग है ना, च छ छ ज इय, ट ठ ड ढ ण। तो ये क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो यदि इस वर्ग में से जो जो भी शब्द आ रहे हैं तो वो अगर आते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हमारा श्रुत्या अनुप्रास। एग्जाम्पल के तौर पे समझना जरा, कैसे एग्जाम्पल समझो जरा, अगर नहीं आई तो कमेंट करके बनाना, है ना। दीनांत था, दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, दीनांत था थे दीनानाथ डूबते। अब मेरी बात को समझना जरा, यहाँ पर द आया बोलने पर, यहाँ पर ता आया, यहाँ पर था आया, यहाँ पर द आया, यहाँ पर ना आया, यहाँ पर था आया, यहाँ पर ता आया। तो ये कौन सी लाइन है, त थ द न, ये त थ द न बोलने पर आ रहा है, त थ द न। तो कचट तप में त वर्ग की लाइन आ रही है, तो कचट तप में त वर्ग की लाइन आ रही है, कचट तप में त वर्ग की लाइन आ रही है। तो ये क्या हो गया, श्रुत्या अनुप्रास हो गया। बोलो फंडा क्लियर हुआ, ये त बोलने पर आया था द न, तो ये क्या हो गया, दीनानाथ थे डूबते। फंडा क्लियर। श्रुत्या अनुप्रास भी यहाँ पर हमारा खत्म, अनुप्रास अलंकार हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। शब्दालंकार का पहला अलंकार हम लोगों का यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए हम लोग अनुप्रास अलंकार यहाँ पर समाप्त करते हैं। शब्दालंकार का अगला वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा। अगर आपको मनोरंजन के साथ वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करके बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। आनंद उठाइए, मजा लीजिए। और आप सभी लोग सुस्त हैं मुझे पता है, इसी वजह से शेयर नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से।